बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर नंबर 6 की पार्ट 3 की वीडियो को। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नॉन एड्रेनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। ठीक है, पहले हमने कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन और एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन देखी थी। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में मेन जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर था वो एसिटाइलकोलिन था और एड्रेनर्जिक में मेन न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन था। अब कुछ ऐसे भी फाइबर्स होते हैं जिनका मेन न्यूरोट्रांसमीटर ना नॉरएपिनेफ्रिन होता है ना एसिटाइलकोलिन होता है, बल्कि कोई और, जैसा कि एटीपी हो गया, प्योरीन हो गए, ये जो होते हैं ये मेन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। आपको याद है हमने एटीपी और प्योरीन का जिक्र पहले भी किया था को ट्रांसमीटर्स में। हमने कहा था कई दफ़ा ये नॉरएपिनेफ्रिन के साथ छुप के बैठे होते हैं, लेकिन कुछ फाइबर्स में ये खुद डोमिनेंट रोल रख रहे होते हैं। तो वो बता रहे हैं कि जिस तरह के प्योरीन वाले फाइबर्स हमने देखे ब्रोंकाई में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, मुख्तलिफ जगहों में मिले हैं। इसी तरह कुछ फाइबर्स नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड की एक इंडस्ट्री में बताऊँ, ये ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो बना बनाया नहीं होता। ये जिस वक्त नर्व स्टिमुलेट होती है ना, उसी वक्त इसको तैयार करते हैं और साथ ही रिलीज कर देते हैं, क्योंकि ये दारी पता बड़ी डिफ्यूजिबल गैस है। इसको बना बनाया संभालेंगे कैसे? अगर बना बनाया रखा तो ये वैसे ही निकल जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसके बारे में। एनीवेज जी, ऐसे फाइबर्स को क्या कह रहे हैं? वो नॉन एड्रेनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक फाइबर्स। फिर वो बता रहे हैं कि सेंसरी फाइबर्स भी कुछ ऐसे होते हैं। अब ये जो बातें ना सेंसरी इफरेंट, ये इसको आप मारें गोला। आमतौर पर मैं किसी बात को गोला मारता नहीं हूँ, लेकिन यार मैं थर्ड ईयर के एंड तक पहुँच गया हूँ, प्रॉफ देने वाला हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ये बात जो है ये कभी किसी पेपर में नजर नहीं आई, कभी किसी ने पूछी नहीं है, तो इसका गोला मारें। बस ये देख ले कि नॉन एड्रेनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं जिनमें दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ओके की बात। नेक्स्ट आता है साइट्स ऑफ ऑटोनॉमिक ड्रग एक्शन। अब इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि आगे यानी कि चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक हमने जो ड्रग्स पढ़ने हैं वो कहाँ पे इफेक्ट कर सकते हैं? किसी भी जगह कर सकते हैं यार। जाहिर बात है, एक जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो आपको पता है पहले वो उसका सिंथेसिस होना होता है, ये सारे प्रोसीजर से गुजरता है, फिर वो किसी एक तो मतलब उसकी फॉर्मेशन सारे प्रोसेस से गुजरती है। फिर आपको पता है चाहे सिम्पथेटिक को चाहे पैरासिम्पथेटिक को, सीएनएस से स्टार्ट होता है, फिर किसी गैंग्लिया पर जाता है, फिर आगे तो कोई ऐसे ड्रग भी दे सकते हैं जो कि सीएनएस के लेवल पे न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट कर दे। कोई ऐसे ड्रग दे सकते हैं जो कि प्री सिनेप्टिक टर्मिनल को इनहिबिट करे कि भाई तुम ट्रांसमीटर रिलीज ना करना। कोई ऐसे ड्रग भी होंगे जो कि इसको इनहिबिट कर दे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को इनहिबिट करे कि यार तुम इसका असर ना लो। कोई ऐसे भी हो जाता है जो कि यहाँ पे जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको एक्टिवेट करें या उनको इनएक्टिव करें, कोई इफेक्टर पे काम करें। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी लेवल पे काम करने वाले मुख्तलिफ ड्रग्स हो सकते हैं जिनके थ्रू हम पैरासिम्पथेटिक या सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करें, बढ़ाएं या घटाएं। ये वाली बात जो यहाँ पर उन्होंने की हुई है, कॉमन सेंस यार। अच्छा जी, इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोनॉमिक फंक्शन, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है भाई। जो आपकी ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं वो बढ़ते घटते किस तरह से हैं, उनकी आपस में कोई ताल्लुक होता है, कोई सलाह मशवरा होता भी है कि नहीं होता? तो ये वाली बात है जो कि यहाँ पर उन्होंने डिस्कस की हुई है कि एक तो हमने कहा ना भाई सीएनएस ऑर्डर्स दे रहा होता है कि भाई पैरासिम्पथेटिक सिग्नल्स दो या सिम्पथेटिक दो। अब ये ऑर्डर्स रेगुलेट भी होते हैं। तो दो तरह की इनकी इंटीग्रेशन होती है, एक को वो नाम दे रहे हैं लोकल इंटीग्रेशन और एक को वो नाम दे रहे हैं सिस्टमिक इंटीग्रेशन। नाम से जाहिर है लोकल इंटीग्रेशन जो होती है वो एक जगह पे होगी, लोकलाइज्ड होगी, पर्टिकुलर होगी, और जो सिस्टमिक इंटीग्रेशन है वो ओवरऑल बॉडी की इंटीग्रेशन डिस्कस हो रही है। तो पहले देख लेते हैं हम लोकल इंटीग्रेशन किस तरह से होती है। लोकल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि इसमें जाहिर सी बात है हम लोग साइनैप्स के लेवल पे इंटीग्रेट कर रहे होंगे कि ये आपके पास एक आ गया एक्सॉन टर्मिनल और ये उसको एक रिसीव करने वाले मोहतरम हो गए। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ों को रेगुलेट करना है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए आपके प्री सिनेप्टिक फाइबर पे भी रिसेप्टर हो सकते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर पे भी रिसेप्टर हो सकते हैं। अब याद करो जो मैंने आपको A2 रिसेप्टर्स की एग्जांपल दी थी, अल्फा 2। मैंने कहा था अल्फा 2 रिसेप्टर्स कई दफ़ा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं। होता यह है कि यहाँ से आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ, यहाँ पे आ गया नॉरएपिनेफ्रिन। जब नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा होता है तो ये नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 2 पे अटैच होता है और अल्फा 2 का काम होता है मजीद नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को इनहिबिट करना। तो बड़ा सिंपल सा काम हो गया ना, नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा होगा तो ये नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को रोकेगा। एक तरह का नेगेटिव फीडबैक हो गया। सही हो गई बात? तो भाई ऑटोनॉमिक फंक्शन, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये मेनली है ही नेगेटिव फीडबैक का नाम। नेगेटिव फीडबैक ये होता है ना, एक चीज़ बढ़ती है तो उसको हम कम कर देते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, अगर नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज ज़्यादा हो रहा है तो हम उस रिलीज को रोक देंगे। आगे आप सिस्टमिक इंटीग्रेशन में देखोगे, अगर सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिवेट हो रहा है तो हम सिम्पथेटिक को कम कर देंगे। अगर पैरासिम्पथेटिक बहुत हो रहा है तो हम पैरासिम्पथेटिक को कम कर देंगे। इजी बात है ना। अगर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्शन फॉल कर रहा है तो हम पैरासिम्पथेटिक को स्टिमुलेट करेंगे। तो बेसिकली इसी तरह की आपकी इंटीग्रेशन होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो ऐसे जो रिसेप्टर्स होती है ना, जो अपने ही नर्व पे लगे हुए होते हैं और खुद ही रेगुलेट कर जाते हैं, इनको हम नाम देते हैं ऑटो रिसेप्टर्स। ठीक है, ये देख रहे हो, प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स दैट बाइंड द प्राइमरी ट्रांसमिटर सब्सटेंस एंड देयरबाय रेगुलेट द रिलीज आर कॉल्ड ऑटो रिसेप्टर्स। प्राइमरी रिसेप्टर्स का मतलब है कि जरिए बताए ये इसकी मेन रिलीज है ही नॉरएपिनेफ्रिन और उसी को इसने रिस्पॉन्ड कर दिया है, तो ये तो हो गए ऑटो रिसेप्टर्स।
बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, मतलब ऑटो रिसेप्टर तो चलो थोड़े कम होते हैं, हेट्रो रिसेप्टर्स तो बहुत कॉमन है। हेट्रो रिसेप्टर्स का मतलब होता है कि इसी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर लगे हुए हैं जो किसी और ट्रांसमीटर को रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि हो सकता है डोपामीन आए और डोपामीन आके इसको इनहिबिट कर दे, तो इस यहाँ से न्यूरो ट्रांसमिशन का जो रिलीज है वो इनहिबिट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे डोपामीन के रिसेप्टर है जो कि इसको इनहिबिट करते हैं। या हो सकता है कि यहाँ पे एसिटाइलकोलिन आए और वो आके इनहिबिट कर दे। तो अगर कोई और ट्रांसमीटर आके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को इनहिबिट कर रहा है कि तुम ना रिलीज करो, तो उनको हम कहते हैं हेट्रो रिसेप्टर्स। और अगर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वही इनहिबिट कर दे, उसको कहते हैं ऑटो रिसेप्टर्स। ये तो लोकल इंटीग्रेशन हो गई प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की। दूसरी लोकल इंटीग्रेशन आपके पास पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे भी होती है। यानी एक तो कैमरा नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा और यहाँ पे एक्टिवेट करेगा अल्फा रिसेप्टर को या बीटा रिसेप्टर को या किसी को भी एक्टिवेट करेगा और आगे जाके काम कर देगा। उसके अलावा कुछ होते हैं एम ही फुप्पी बन रहे होते हैं, वो जो होते हैं ना, वो देखते हैं कि यार काम जो है वो बहुत बढ़ रहा है या काम जो है बहुत घट रहा है, तो वो कोई इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजते हैं या वो एक्साइटेटरी सिग्नल्स भेजते हैं जो कि यहाँ पे इस सिग्नलिंग को या बढ़ाता है या घटाता है। खासतौर पे हमने मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स देखे हैं इस कैटेगरी में, यहाँ पे उन्होंने लिखे हुए भी हैं, ये देखिएगा, ये देखो M1 M2 मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स और वो कुछ पेप्टाइड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास ये रोल कर रहे होते हैं कि वो या तो फैसिलिटेट कर देते हैं ट्रांसमिशन को या कम कर देते हैं ट्रांसमिशन को। यानी कि या जो ट्रांसमिशन जा रही है या उसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे। अगर तो फैसिलिटेट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई ये एक्साइटेटरी सिग्नल्स भेज रहे हैं, ठीक है, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स भेज रहे हैं। और अगर वो इनहिबिट कर रहे हो तो हम कहते हैं कि भाई ये इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स भेज रहे हैं। तो ये तो हो गया आपके पास लोकल रेगुलेशन, जिसमें हम न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को रेगुलेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। ज़्यादा रिलीज हो रहा होगा तो उसको इनहिबिट वो खुद भी कर सकता है, पोस्ट सिनेप्टिक में मौजूद भी कर सकते हैं, या यहाँ पे कोई और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कर सकते हैं। कम रिलीज हो रहा है तो इसी तरह से वो सारा कुछ रेगुलेट हो जाएगा। तो ये तो आपके पास होगी लोकल इंटीग्रेशन। इसमें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी, ये तो हमने लोकली एक जगह पे काम कर लिया। दूसरी आती है सिस्टमिक रिफ्लेक्सेस। इनके बारे में आपको पहले से ही पता है। सिस्टमिक रिफ्लेक्सेस होते हैं जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ने बहुत काम कर लिया और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ने आपकी हार्ट बीट को कम 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 कर दिया, उससे क्या होगा, आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाएगा। अब आपकी बॉडी में बॉडी गार्ड मतलब कुछ गार्ड्स भी बैठे हुए हैं जो कि चीज़ों को चेक करते रहते हैं। एक गार्ड आपने वो कैरोटिड बॉडी में मशहूर ज़माना गार्ड पड़ा हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, बेरोरिसेप्टर्स। ये बेरोरिसेप्टर्स देखते हैं कि यार प्रेशर फॉल कर रहा है, ये फॉरन ब्रेन से कहते हैं कि भाई प्रेशर फॉल कर रहा है। ब्रेन सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है ताकि आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज किया जा सके, ताकि हार्ट रेट को इंक्रीज किया जा सके। ओके की बात। तो ये आपके पास बेरोरिसेप्टर्स एक काइंड ऑफ इंटीग्रेशन है, सिस्टमिक इंटीग्रेशन है, क्योंकि जरिए बात है पूरी बॉडी में फिर हार्ट रेट, पूरी बॉडी में आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा। इसी तरह का एक तो बेरोरिसेप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है आपके पास। दूसरा होता है आपके पास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जब किडनीज के पास कम ब्लड पहुंचता है तो वो रेनिन को रिलीज कर देती हैं, वो फिर आगे एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2, फिर एंजियोटेंसिन 2 जो तो आपको पता है एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। इससे क्या होता है जी, वाटर की रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, बॉडी में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है। देख रहे हो पूरी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ऐसे नहीं है कि हमने एक सैनाप्स को कंट्रोल किया हुआ है। तो इसलिए सैनाप्स वाले को लोकल इंटीग्रेशन कहते हैं, और ये चूंकि पूरी बॉडी में इफेक्ट रखता है इसको हम सिस्टमिक रिफ्लेक्सेस कहते हैं। सही होगी ना बात। सिस्टमिक रिफ्लेक्सेस को मतलब ये तो हम बचपन से वैसे चीज़ें पढ़ते आ रहे होते हैं कि आपकी बॉडी ने एक सेट पॉइंट, मिसाल के तौर पे बॉडी ने एक सोचा हुआ है कि यार बॉडी में इतना आर्टीरियल प्रेशर होना चाहिए। अब अगर आर्टीरियल प्रेशर उससे कम हो रहा होगा तो भी रिस्पॉन्सेज हैं जो कि मुख्तलिफ तरीके से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, और अगर आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो रहा होगा तो फिर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे कि यार आर्टीरियल प्रेशर को वापस कम करो। तो बॉडी ने एक सेट पॉइंट बनाया हुआ होता है और वो सिस्टमिक इंटीग्रेशन के थ्रू उस सेट पॉइंट को मेंटेन करती है, अक्सर इसमें कामयाब होती है। सही होगी बात। अच्छा, ये कई दफ़ा ना एक टेक्निकल बात भी होती है, वो ये होती है कि मिसाल के तौर पे हमने किसी बंदे का हाइपरटेंशन ट्रीट करना था। अब एक बंदे को ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल तो प्रेशर होना चाहिए ना उसका 120/80, ठीक है। अब एक बंदे को ब्लड प्रेशर है, उसको हुआ है जी 130/90। थोड़े अर्से बाद बॉडी जो है ना इसको अपना सेट पॉइंट बना लेती है, वो कहती है अच्छा ठीक है 130/90 ही होना चाहिए। अब हुआ ये, हमने बंदे के ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दिया, ड्रग दे के हम इसको खींच के कम लेके आए, 120/80 पे लेके आए, चलो बॉडी बर्दाश्त कर रही थी। अगर ज़्यादा कम लेके आए ना, 110 पे लेके आए, 110/70 समझ लो, तो बॉडी कहती है यार हमारा तो ये रिस्पॉन्स था। तो अगर आपने कोई ऐसा ड्रग दिया हुआ जो कि हार्ट रेट को कम कर रहा था, तो बॉडी कहती है हमारे पास तो और बड़े मैकेनिज्म है, वो मिसाल के तौर पे वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा के ब्लड प्रेशर को बढ़ा लेगी, या वो रेनिन एंजियोटेंसिन के थ्रू ब्लड वॉल्यूम बढ़ा के ब्लड प्रेशर को बढ़ा लेगी। तो इसीलिए आमतौर पे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम मल्टीपल दवाइयाँ देते हैं ताकि बॉडी इस तरह का कंपनसेटरी रिस्पॉन्स करके वापस ब्लड प्रेशर को इंक्रीज ना कर ले, ठीक है। आमतौर पे हम कोशिश करते हैं कि भाई हार्ट रेट स्लो करने वाला ड्रग भी दें, फिर एक और ड्रग दें जो कि वेसोकंस्ट्रिक्शन को भी कम करे, वेसोडाइलेटर दे दें, फिर एक और ड्रग दें जो कि डाययूरेटिक हो ताकि यूरिन के थ्रू वॉल्यूम भी कम हो, ठीक है। तो हम इस तरह की मल्टीपल थेरेपी यूज़ कर रहे होते हैं। और ये तो खैर आगे जाके पढ़ने वाली बातें हैं, लेकिन थोड़ी बात अभी आपको अभी भी बता दी मैंने
आखिर में ना पता नहीं क्या चूल हुई उसको आई को मैंने डिस्कस कर दिया उसने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कंट्रोल को डिस्कस करते हैं जो कि है आई। अब आई में पैरासिम्पैथेटिक भी है, सिम्पैथेटिक भी है। शायद वो आपको थोड़ा बहुत ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का समझाना चाह रहा है कि मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ तरीकों से एक्ट कर रहे होते हैं। एक तो चीज़ होती है आपके पास प्यूपिल। आपको पता है कि जो आयरिस है आई का, इधर भी जारी बात है आयरिस हो गई, तो उन्होंने आधी आई का एक क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ ना उन्होंने, ठीक है। ये वो आगे वाला एरिया जो आपकी ब्लैक कलर का नजर आता है आपको, और ये आपकी आंख का वो वाइट वाला एरिया जो आपको नजर आता है, तो ये सामने से आप आंख को देखते हैं, ठीक। उन्होंने यूँ आपको काट के आधी आंख दिखा दी है, पूरी आंख होती तो वो ऐसे करके बनी होती ना। अच्छा चलो खैर एनीवेज, तो अब इसमें जो आपका प्यूपिल होता है उसके इर्द गिर्द ये आपके पास आयरिस मौजूद होता है। अगर ये आयरिस और करीब आ गया तो प्यूपिल जारी पता कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और अगर ये आयरिस दूर हो गए तो प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। ऐसी है ना बात। अब आयरिस को करीब करने के लिए या इस सर्कल को छोटा करने के लिए आपके पास होते हैं सर्कुलर मसल्स। इन सर्कुलर मसल्स को आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट कर रहा होता है, और यहाँ पे जो आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं वो मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स होते हैं। आमतौर पर आपको पता है इफेक्टर ऑर्गन्स में वैसे ही मस्क्रीनिक होते हैं, निकोटिन तो गैंग्लियन वगैरह में होते हैं ना, तो ये आपके पास मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करने में रोल प्ले करते हैं, ठीक। अगर डायलेट करना हो तो डायलेट करने के लिए कुछ और मसल्स हैं जिनको हम डायलेटर मसल्स कहते हैं। वो यू खींचेंगे तो आयरिस छोटा हो जाएगा ना, और डायलेटर मसल्स में आपके पास सिंपैथेटिक इनर्वेशन होती है, क्योंकि सिंपैथेटिक का काम होता है डायलेशन ऑफ प्यूपिल और पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। तो डायलेटर मसल में आपके पास अल्फा रिसेप्टर्स हैं नॉरएपिनेफ्रिन के, और यहाँ पे आपके पास एसिटाइलकोलिन के एम रिसेप्टर्स हो गए। तो देख रहे हो एक ही आयरिस है, उसमें दो फर्क फंक्शंस के लिए दोनों फर्क सिस्टम्स एक्टिवेट हो रहे हैं, दोनों फर्क सिस्टम्स के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। जब पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जब सिम्पैथेटिक काम करेगा प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, समझ। उसके अलावा अब ये जो लेंस है, इस लेंस को भी हम मोटा पतला करते हैं, अकोमोडेशन करते हैं। बताया अगर आप दूर देख रहे हो या करीब देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। दूर देखने के लिए लेंस को पतला कर देते हैं, इसीलिए सिर्फ खींचते हैं लेंस को, और करीब देखने के लिए हम लेंस को मोटा करते हैं ताकि वो लाइट पे फोकस हो सके। तो अब ये सीलरी मसल्स हैं जो कि इन चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं। इन सीलरी मसल पर ज़्यादातर किसकी इनोवेशन होती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। यहाँ भी मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है सीलरी एम। सीलरी मसल में भी ज़्यादातर मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादातर अकोमोडेशन में रोल प्ले कर रहा होता है। फिर इसी तरह से आपको पता है कि आपकी जो आई है उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, काइंड ऑफ एक्वस ह्यूमर होता है, और उस एक्वस ह्यूमर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है ब्लड के अंदर। उस एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करने के लिए सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल होता है, वहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स हैं। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसमें आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काफ़ी सारे, क्योंकि आप देखो आई में ना बड़े कॉम्प्लेक्स काम चल रहे होते हैं, फोकस बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, प्यूपिल ऊपर नीचे, कैमरा वाले काम होते हैं बहुत सारे, लेकिन आपके कंट्रोल में इनमें से कोई काम भी नहीं है। मैं आपसे कहूँ यार बैठे बैठे लेंस मोटा करो, कर लोगे? नहीं कर पाओगे। मैं आपसे कहूँ बैठे बैठे प्यूपिल को बड़ा करो, छोटा करो, जब तक आँख में लाइट नहीं मारोगे नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये कुछ काफ़ी कमाल किस्म का ऑर्गन है जिसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने पूरा अपना आप जो है ना वो रिसर्च लैब बनाई हुई है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।